में बड़ा हादसा हुआ है। पंजाब से पैदल ही बिहार जा रहे मजदूरों को रोडवेज की बस ने कुचल दिया। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर पंजाब में मजदूरी करते थे और पैदल ही बिहार अपने घरों के लिए जा रहे थे, लेकिन मुजफ्फरनगर में रोडवेज की बस ने इनको कुचल दिया और हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। पंजाब से बिहार चलकर जा रहे थे मजदूर और उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कल देर रात एक रोडवेज की बस ने इन मजदूरों को कुचल दिया। 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है और इसके अलावा कई मजदूर घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। आपको याद होगा 7 मई को कुछ इसी तरह की घटना महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुई थी। उस दौरान करीब 16 मजदूरों की जान गई थी, क्योंकि वो ट्रक के सहारे जा रहे थे मध्य प्रदेश के अपने घर और उस दौरान एक मालगाड़ी ने उन्हें कुचल दिया था, क्योंकि वो ट्रैक पर सोए हुए थे। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन प्रवासी मजदूरों की सुध कौन लेगा और ये किसकी लापरवाही है। हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता अजीत जुड़ गए हैं। अजीत, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, इस पूरे हादसे के बारे में क्या क्या जानकारी आपके पास है और कब हुआ ये दर्दनाक हादसा? देखिए, बिल्कुल नया ये हादसा देर रात का है और ये मजदूर पंजाब में मजदूरी करते थे और पैदल मुजफ्फरनगर के रास्ते बिहार जा रहे थे। इनके देर रात बस रोडवेज की बस उसने कुचल दिया। इसमें 6 लोगों की मौत हुई और वही के सारे मजदूर घायल है, जिनको भर्ती कराया गया। और सहारनपुर जो टोल प्लाजा है उसके पास का एक हादसा है। सभी मजदूर गोपालगंज बिहार के बताए जा रहे हैं। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन एक बड़ी लापरवाही सामने आई है रोडवेज बस की। यूपी परिवहन की जो बस थी उसने मजदूरों को कुचल दिया है। अब पूरे मसले की जांच की डीएम जांच की बात कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो घायल हैं उनका तत्काल उपचार कराया जाए और जिन जो बिहार के रहने वाले हैं उनको सूचना किया जाए और सूचना एकत्रित की जा रही है। हालांकि कई मजदूरों के आधार कार्ड में उस आधार पर उनकी पहचान और शिनाख्त कर रही है पुलिस। जी अजीत, कहीं ना कहीं अब प्रवासी मजदूरों को लेकर के सरकारें जितने भी दावे कर रही हैं, इस तरह की जो घटनाएं अजीत, वो इन तमाम दावों की पोल खोलती हैं। देखिए, बिल्कुल इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में कई जगह दुर्घटनाएं हुई जिसमें कामगार श्रमिकों और मजदूरों की मौत हुई है। इसको लेकर सरकार ने उनके परिवार को मुआवजा राशि जरूर दी। उसके लिए योगी सरकार ने एक निगरानी समिति भी गठित की। जो मजदूर पैदल आ रहे हैं या जो दूसरे संसाधनों से आ रहे हैं, ट्रकों से आ रहे हैं, उस पर बैठकर आ रहे हैं खनन की गाड़ियों पर, उनको निगरानी किया जाए, उनको क्वारंटाइन किया जाए। लेकिन फिर भी जो दूसरे राज्य के मजदूर हैं उत्तर प्रदेश के अलावा, जो उत्तर प्रदेश होकर जा रहे हैं, चाहे बिहार जा रहे हो या किसी अन्य राज्य में जा रहे हैं, उनके जो सरकारें हैं वो मुकम्मल व्यवस्था शायद नहीं कर पा रही और यही वजह है कि ऐसी दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि जिस बॉर्डर पर, जिस जिले में अगर मजदूर पैदल चल रहे हैं, कामगार पैदल चल रहे हैं, तो उन्हें उत्तर प्रदेश के जो परिवहन निगम की बसें हैं उनसे बैठाकर उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। यही वजह, यही बात है जीत, जो बात आप कह रहे हैं ना कि अगर मजदूर पैदल चलते नजर आ रहे हैं तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं राज्य सरकार की तरफ से कि आप उनको बसों में बिठा करके उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाइए। लेकिन यहाँ पर एक रोडवेज की बस उन मजदूरों को कुचल देती है जो पंजाब से, सोचिए, इतनी लंबी दूरी तय करके अपने घर बिहार जा रहे थे। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, 7 मई को एक और दर्दनाक हादसा हुआ था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल की पटरी पर सो रहे मजदूरों को मालगाड़ी ने कुचल दिया था। इसमें 16 मजदूरों की मौत हो गई थी। औरंगाबाद में भी सभी मजदूर पैदल ही अपने घरों को लौट रहे थे और रेल की पटरी पर वो इस भयंकर हादसे का शिकार हो गए। और आज हम देख रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में पैदल घर जा रहे मजदूरों को रोडवेज की बस ने देर रात कुचल दिया। 6 मजदूरों की इसमें मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सागर जिले में लॉकडाउन के उल्लंघन की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां जैन मुनि प्रमाण सागर महाराज का स्वागत करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। दावा किया जा रहा है कि यह भीड़ उस वक्त इकट्ठा हुई जब जैन मुनि प्रमाण सागर महाराज ने 20 लोगों की अनुमति के साथ पद विहार किया, जिसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पैदल यात्रा करना। ये यात्रा जब सागर के बंडा इलाके में पहुंची तो बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। सोशल डिस्टेंसिंग की भी अनदेखी की गई। कई लोग भीड़ में बिना मास्क के भी नजर आए। आरोप है कि जैन मुनि प्रमाण सागर महाराज के धार्मिक कार्यक्रम में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया। इस मामले में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। घटना के एक वीडियो में कई पुलिस वाले भीड़ को संभालते हुए दिखे। पुलिस पर इल्जाम लगा कि उसने लॉकडाउन में जैन मुनि संघ को पदविहार यानी धार्मिक यात्रा निकालने की इजाजत दी।
इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सागर जिले के एएसपी की तरफ से भी बयान जारी किया गया। प्रभारी को हमने निर्देशित कर दिया गया है कि अगर इस प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग प्लस 144 का उल्लंघन अगर हुआ है तो वो जांच करके आयोजकों पे और जो भी वीडियो विजुअल में है उनके विरुद्ध 144 के उल्लंघन की कार्रवाई करें। ट्रेनों के चलते ही महीनों से फंसे लोगों का घर पहुंचना शुरू हो गया। पुलिस और रेलवे के लिए लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाना सबसे बड़ी चुनौती रही और लोग तमाम नियमों का पालन करते हुए अपने अपने शहरों की तरफ पहुंचने लगे। इस बार ट्रेनों से उतरने के बाद प्लेटफॉर्म पर कोई स्टॉल नहीं दिखा। यहां तक कि कुली न होने की वजह से लोगों को भारी भारी बैग खुद ही ढोने पड़े। लगे उठाने के लिए बच्चों को बुलाया तो बच्चों को लो नहीं कर रहे अंदर आने के लिए, न कुली प्रोवाइड कर रहे न पोर्टर है। स्टेशन से बाहर निकलने से पहले भी लोगों को मेडिकल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हर शख्स की बुखार की जांच करने के लिए थर्मल गन लेकर कुछ लोग तैनात रहे। सफर के दौरान भी ट्रेन में बार बार केमिकल के छिड़काव का इंतजाम किया गया। लो रिस्क एरिया एक हाई रिस्क एरिया। हाई रिस्क एरिया में वो हैं जैसे रेलिंग्स हैं जिनको आदमी बार बार पकड़ता है, तो उसकी सफाई जो है वो 1-2 घंटे का बार बार होती है, और जो लो रिस्क है उसको 4-5 घंटे में करते हैं, और फिर जहां नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर जाती है वहां पे फिर पूरी सफाई एक साथ हो जाती है। स्टेशन से बाहर निकले लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए पुलिस तैनात रही। पुलिस वाले बार बार अनाउंसमेंट कर लोगों से फासले पर चलने की अपील करते रहे। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आए आप। देश के अलग अलग हिस्सों से चली ट्रेनें यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंच चुकी हैं, जिसके बाद लोग महीनों के बाद अपने घर लौटे। लेकिन तैयारी केवल दिल्ली में नहीं बल्कि देश के उन सभी शहरों में दिखी जहां स्पेशल ट्रेनों के जरिए जिनको दिल्ली से जोड़ा गया। इनमें यूपी का मुगल सराय स्टेशन भी है, जहां देर रात लोगों की भारी भीड़ पहुंची, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए इंतजार करते रहे। पुलिस के अफसर लोगों से बार बार मास्क पहनने की अपील भी करते रहे। मुंह में ये क्यों नहीं बांधे हो? कौन जो भी आए हम भी तो बात करते हैं, और ये एक ही है तुम्हारे पास ना दो। प्रयागराज में तो रेलवे ने स्टेशन पर मास्क की बिक्री ही शुरू कर दी। केवल 25 रुपए में लोगों को मास्क दिया गया। इसके अलावा सैनिटाइजर की एक छोटी बोतल मुफ्त दी गई। कंफर्म टिकट लेकर स्टेशन पर पहुंचे लोगों को मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद वेटिंग एरिया में बिठाया गया और सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया। कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पर भी लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस तैनात रही। इसके अलावा पीपीई किट पहनकर स्वास्थ्य कर्मी लोगों की जांच के लिए तैनात रहे। भारत सरकार से इजाजत मिलने के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में फंसे 134 लोगों को विशेष विमान से बैंकॉक भेज दिया गया। इनमें 129 थाईलैंड के जबकि 5 लाओस के नागरिक बताए गए। लॉकडाउन की वजह से कई सैलानी, बौद्ध भिक्षु और छात्र अपने देश नहीं लौट पा रहे थे। लेकिन जब थाईलैंड सरकार के आग्रह पर भारत सरकार ने इन्हें भेजने की इजाजत दी तो गया के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक इन्हें पहुंचाने का इंतजाम किया गया। मैं गोरखपुर में गया था, वहाँ अंकल रहते हैं और मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है जो कि थाईलैंड में। एयरपोर्ट पर काम करने वाले लोग भी पीपीई किट में नजर आए, जिसका इस्तेमाल कोरोना से बचाव के लिए किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, मेडिकल स्क्रीनिंग हो रहा है। एयरपोर्ट के अंदर जाने देने से पहले सभी यात्रियों की मेडिकल जांच भी की गई। अफगानिस्तान में हुए 2 अलग अलग हमलों में 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पहला हमला राजधानी काबुल में हुआ, जहां कुछ हथियारबंद हमलावरों ने एक अस्पताल को निशाना बनाया और उसके अंदर घुसकर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। हमले के बाद अस्पताल की इमारत से धुआं निकलता नजर आया। हमले की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। कई घंटों की मुठभेड़ के बाद सभी हमलावरों को मार गिराया गया। हमले के बीच अस्पताल में फंसे लोगों को निकालने का काम भी शुरू किया गया। एक जवान एक नवजात बच्चे को एम्बुलेंस तक पहुंचाता नजर आया। इस हमले में अस्पताल के स्टाफ समेत कई मरीजों की भी मौत हो गई। इमारत में जगह जगह हमले के निशान नजर आए। हमलावरों ने वहां भर्ती नवजात बच्चों तक को नहीं छोड़ा। हालांकि किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। यही नहीं, इससे पहले कि कोई जानकारी सामने आती, आतंकी संगठन आईएसआईएस के दबदबे वाले नंगरहार प्रांत में एक और बड़ा हमला हो गया। वहां एक अधिकारी के जनाजे में शामिल आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इस हमले में जनाजे में शामिल 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। बस हादसे के बाद वहां की तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें मारे गए लोगों के जूते, चप्पल और कपड़े बिखरे नजर आए। 24 घंटे के अंदर हुए 2 बड़े हमलों के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने भी जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर इलाज के लिए ले जाए जा रहे एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद
परिजनों ने बॉर्डर पर तैनात पुलिस वालों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। परिजनों ने आरोप लगाया कि ई पास होने के बावजूद छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की पुलिस ने उन्हें आधे घंटे तक रोके रखा, जिसकी वजह से मरीज वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाया और उसकी गाड़ी में ही मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार के कुछ लोग शव से लिपटकर मातम मनाते दिखे। अभी तो इतना अच्छा बोले, बाबूजी, एक बार तो बोलिए। चीख पुकार सुनकर वहां काफी लोग जुट गए। एक रिश्तेदार वहां खड़े पुलिस वालों पर चिल्लाता दिखा। इतना ही नहीं, परिजनों ने वो ई पास भी दिखाया जो मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए बनाया गया था। जानबूझ के मारना, आधे घंटे से रोक के रखे। वहीं प्रशासन भी इस मुद्दे पर सफाई देने के लिए सामने आया और परिजनों के जरिए लगाए गए आरोपों से इनकार किया। हमारे रिकॉर्ड में है, मुश्किल से 7-8 मिनट का है, जिसमें प्रक्रिया में लगता है पर्ची बनाने में, पास चेक करने में उससे ज्यादा का समय नहीं है। परिवार वालों ने उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जिन्होंने उन्हें पास होने के बावजूद नहीं जाने दिया। आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने छोटे उद्योगों को बड़ी राहत दी। सरकार की योजना का फायदा एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को मिलेगा, जिनकी परिभाषा भी बदली गई। 1 करोड़ तक निवेश और 5 करोड़ तक टर्नओवर वाले उद्योगों को अब माइक्रो इंडस्ट्री माना जाएगा, जबकि पहले 25 लाख तक के निवेश वाले उद्योगों को माइक्रो इंडस्ट्री कहा जाता था। जबकि 1 से 10 करोड़ तक के निवेश और 5 से 50 करोड़ तक टर्नओवर वाले उद्योगों को अब स्मॉल इंडस्ट्री कहा जाएगा, जबकि पहले 10 लाख से 2 करोड़ तक निवेश वाले उद्योगों को स्मॉल इंडस्ट्री माना जाता था। वहीं 10 से 20 करोड़ तक निवेश और 50 से 100 करोड़ तक टर्नओवर वाले उद्योग अब मीडियम इंडस्ट्री माने जाएंगे। पहले 2 से 10 करोड़ के बीच निवेश वाले उद्योग मीडियम इंडस्ट्री की श्रेणी में रखे जाते थे। इन सभी उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के बिना गारंटी वाले लोन की घोषणा हुई, जिससे 45 लाख एमएसएमई को फायदा मिलने का अनुमान है। इस लोन पर 1 साल का मोरेटोरियम भी होगा, यानी 1 साल तक लोन की ईएमआई नहीं देनी होगी। इस दौरान लोन और उस पर लगने वाला ब्याज दोनों से छूट रहेगी। ये लोन जो है वो भविष्य में काम को बढ़ाने के लिए होगा, लेकिन कोरोना संकट में फंसे उद्योगों को राहत देने के लिए भी 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे 2 लाख एमएसएमई को फायदा मिलने का अनुमान है। कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए मोदी सरकार ने जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, उस पर कांग्रेस को यकीन नहीं है। कांग्रेस के नेता जयवीर शेरगिल ने कहा कि उन्हें सरकार की नीयत में खोट नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनता को टोपी पहनाने में और दिन में तारे दिखाने में माहिर है। उम्मीद करते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज भारतीय जनता पार्टी की वायदा खिलाफी, लिफाफाबाजी और जुमलाबाजी के नियत और नीति का एक और भद्दा उदाहरण नहीं है। उम्मीद करते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज उसी कारखाने में नहीं बन रहा जहां 15 लाख हर की जेब में देने का वादा किया गया था। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस के आरोपों की निंदा की। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस के नेता यही नहीं तय कर पा रहे कि वो मोदी सरकार के ऐलान की तारीफ करें या आलोचना करें। अशोक गहलोत जी और कांग्रेस के कई नेता तारीफ कर रहे हैं और कई कांग्रेस के नेता उसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह बटी हुई है, कंफ्यूज है। डेविड वॉर्नर का अपने बच्चों के साथ डांस करने का एक वीडियो वायरल हो गया। डेविड वॉर्नर का घर में अपने बच्चों के साथ खेलने और डांस करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी सरकार ने लखनऊ और दूसरी जगहों पर गांव लौटे मजदूरों को उनकी योग्यता के हिसाब से मनरेगा के तहत काम देना शुरू कर दिया। अब काम जिसे शुरू हुआ है, जिससे कि अब मतलब रोजी रोटी का कुछ सहारा मतलब बना हुआ है। केरल के वायनाड में आईपीएस अधिकारी पदम सिंह ने दूसरे राज्यों से अपने गांव लौट रहे मजदूरों पर एक कविता सुनाई। बस्ती बगीचे बागान सड़कें खेत खलियान तेरे ही एहसान तले हैं, तेरे अश्रु स्वेद के श्रम लहू के चिन्ह जो यहाँ लगे हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पुलिस ने संपत्ति के विवाद में अपनी पत्नी की हत्या करवाने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। इसमें हाजी सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी शीघ्र की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से सुरक्षा बल की 20 कंपनियां भेजने की अपील की। कोरोना वायरस संकट में ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों को राहत देने के लिए सुरक्षा बल की मांग की गई। पुलिस को थोड़ा आराम मिलना चाहिए, उसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दल की 20 कंपनी यानी 2000 केंद्रीय पुलिस, इसकी मांग राज्य शासन ने केंद्र शासन को की है। सरकार के भरोसे के बाद भी दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर गांव लौट रहे हैं।
लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में फंसे इन मजदूरों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई, जिसके बाद इन मजदूरों ने गाड़ियों को ढोने वाले एक ट्रक को किराए पर लिया और उसी में बैठकर अपने गांव के लिए निकल पड़े। कई 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये मजदूर मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंचे, जहां मजदूरों ने ट्रक से उतरकर थोड़ी देर के लिए आराम किया। एक दूसरे ट्रक में भी जल्द से जल्द गांव पहुंचने के लिए कई मजदूर जाते दिखाई दिए। तो जो है अनिश्चितकालीन तक चलेगा। सर बताइए, प्राइवेट वाहन को आपने इशू नहीं किया? प्रयागराज जाने के लिए मुंबई के पास भिवंडी से पैदल निकले कुछ लोग 9 दिन बाद भोपाल पहुंचे। इनमें कई बच्चे और महिलाएं भी दिखाई दी। एक महिला तो तेज धूप में बच्चे को गोद में लेकर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती रही, जिसके पैर में चलते चलते छाले भी पड़े दिखे। भूखे मरने से अच्छा हमका चलो पैदल है, जिंदा रहेंगे तो घर पहुंच जाएंगे, नहीं मर जाएंगे तो बातें खत्म हो जाएगी। हालांकि भोपाल पहुंचे इन मजदूरों की मदद के लिए कुछ लोग आगे आए और उन्हें एक ट्रक में बैठाकर प्रयागराज के लिए रवाना कर दिया। अमेरिका के टेक्सास में एक पार्क में अचानक हुई फायरिंग में 5 लोग घायल हो गए। पार्क में 500 से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर पार्टी कर रहे थे। तभी वहां मौजूद भीड़ पर कुछ लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां चलने की आवाज सुनकर वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। गोलियों से खुद को बचाते हुए कुछ लोग किसी तरह अपनी गाड़ियों तक पहुंचे और उनमें बैठकर वहां से भाग निकले। इस दौरान वहां पर पुलिस की गाड़ी का सायरन भी बजता सुनाई दिया। बताया गया कि वो पार्क में जमा हुई भीड़ को भगाने के लिए गई थी, तभी अचानक वहां गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी। पार्क के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि आरोपियों ने काफी देर तक फायरिंग की और वहां से भाग गए। We saw the crowd, the parking was just out of control, and from the time I first heard it till the shots were fired, must have been maybe 15 minutes. इस घटना में गोलियां लगने से घायल हुए सभी लोगों की हालत खतरे से बाहर बताई गई। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कैंटीन में सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की बिक्री का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी उत्पादों को खरीदने की अपील के बाद गृह मंत्री ने ऐलान किया कि सभी अर्धसैनिक बलों की कैंटीन में सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की बिक्री होगी और स्वदेशी उत्पादों की बिक्री का यह फैसला 1 जून से लागू होगा। बताया गया कि इस फैसले के बाद अर्धसैनिक बल के करीब 10 लाख जवान और उनके परिवार वाले केवल स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी ही कर सकेंगे कैंटीन में, और फैसला लागू होने के बाद करीब 2800 करोड़ रुपए के स्वदेशी उत्पादों की बिक्री का अनुमान। राजस्थान के अजमेर में टिड्डियों को भगाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियों से दवा का छिड़काव किया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये टिड्डियां ऊंचे पेड़ों को अपना ठिकाना बना लेती, जिन पर दवा का छिड़काव करने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियों की मदद ली गई। ऊंचे पेड़ों पर दवा छिड़कने के लिए शहर के अलग अलग इलाकों में कई गाड़ियां दवा का छिड़काव करती हुई दिखाई दी। पूरे इलाके में इतनी टिड्डियां पहुंच गईं कि आसमान में हर तरफ टिड्डियां ही टिड्डियां नजर आईं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दवा के छिड़काव से टिड्डियों को काबू करने में काफी मदद मिली है। 1362 हेक्टेयर के अंदर अजमेर के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हम लोगों ने इसका कंट्रोल किया है। हालांकि इन टिड्डियों की वजह से राजस्थान के अलग अलग इलाकों में किसानों को काफी नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। नागौर जिले में भी टिड्डियों को भगाने में जुटी टीम की हौसला अफजाई के लिए सांसद हनुमान बेनीवाल खेतों में पहुंच गए। वहां भी टिड्डियों की वजह से किसान परेशान हैं और कई टीमें इन टिड्डियों को काबू में करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। टिड्डियों को भगाने में जुटे इन लोगों के साथ इलाके के सांसद भी खेतों में पहुंच गए और सभी कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। इस टीम में शामिल एक आदमी पेड़ पर बैठी टिड्डियों को भगाने के लिए दवा का छिड़काव करता हुआ भी दिखाई दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी वहां के पीएम इमरान खान पर बुरी तरह भड़क गए। 2 दिन पहले कोरोना पर पाकिस्तान की संसद में विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए इमरान खान नहीं पहुंचे थे, जिसे बिलावल ने फर्ज के साथ धोखा करार दिया। वजीर आजम साहब जो चाह रहा है इस वक्त के मुल्क में हमारे गरीब, हमारे नौकरी पेशा, हमारे सफेद पोश तबका, हमारा मजदूर, वो अपने जान के साथ खेले, अपने जान को, अपने सेहत को खतरा में डाल के वो अपना काम करे। लेकिन वजीर आजम साहब जो है, वजीर आजम साहब वो तो अपना काम नहीं करेगा, वो तो अपना दफ्तर से बाहर नहीं निकलेगा। विकेटकीपर रिद्धिमान साहा ने घर की छत पर अभ्यास करने का एक वीडियो शेयर किया। लॉकडाउन में विकेटकीपर और बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने घर की छत पर अभ्यास करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। टीम इंडिया के फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने सभी खिलाड़ियों को घर में ऐसा करने की सलाह दी। उत्तराखंड में शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में पूजा के साथ तैयारियां तेज हो गईं। दिल्ली पुलिस ने चोरी किए गए 140 से ज्यादा मोबाइल के साथ एक आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि चोरों से मोबाइल खरीदकर यह आरोपी इन्हें यूपी और राजस्थान में बेचता था।
सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस संकट के बीच इस बार गर्मियों की छुट्टियां कम हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मुख्य न्यायाधीश से इन छुट्टियों को अभी 7 हफ्ते की बजाय 2 हफ्ते करने की सिफारिश की और बाकी छुट्टियां बाद के लिए रखने की बात कही। ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा ने अपने पिता की 13वीं पर हुई प्रार्थना सभा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और एक भावुक पोस्ट लिखी। लॉकडाउन का असर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों पर भी पड़ा है। मिट्टी से बने सामान की बिक्री नहीं होने की वजह से उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई, जिसकी एक तस्वीर वाराणसी से सामने आई, जहां मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग चाक पर दिए और दूसरी चीजें बनाते दिखाई दिए। वहीं घर की महिलाएं और बच्चे भी इस काम में मदद करते नजर आए। दियों की तरह मिट्टी से बनी गुल्लक भी घरों में रखी दिखी, लेकिन बाजार बंद होने की वजह से तैयार सामान को बेचना इन लोगों के लिए मुश्किल हो गया। लड़का बच्चा सब एकदम खैले बिन बेहाल हैं, कहाँ कहीं रोजी रोजगार चला था, मार्केट खुलता है ना बा, धंधा खुलता है ना बा, सरकार सुनता है ना बा। बताया गया कि लॉकडाउन से पहले इस सामान के खरीदार खुद चलकर आते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से खरीदार ही नहीं पहुंच रहे हैं। कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में सैनिकों की ट्रेनिंग एक बार फिर शुरू हो गई। सेना के कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद वहां ट्रेनिंग समेत ज्यादातर सैनिक अभियान रोक दिए गए, जिन्हें एक बार फिर शुरू कर दिया गया। नॉर्थ कैरोलिना के एक सैनिक अड्डे में सैनिकों को विमान से छलांग लगाने का अभ्यास करवाया गया। सामने आए वीडियो में कुछ सैनिक ट्रेनिंग के लिए तैयार होते नजर आए। तैयार होने के बाद इन सैनिकों को रनवे पर खड़े एक विमान में ले जाया गया। विमान के आसमान में पहुंचते ही इन सैनिकों ने छलांग लगानी शुरू कर दी। कई दर्जन सैनिक पैराशूट के सहारे नीचे उतरते नजर आए। इसके अलावा वहां जवानों को गोलाबारी करने की भी ट्रेनिंग दी गई। मास्क लगाए कई सैनिक तोप से गोले दागते नजर आए। हालांकि पूरी ट्रेनिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन किया गया। यही नहीं, ट्रेनिंग में शामिल जवान भी मास्क लगाए नजर आए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कोरोना की वजह से वकीलों और जजों की ड्रेस में बदलाव करने की जरूरत बताई और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में नया ड्रेस कोड लागू करने का ऐलान किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों और वकीलों को काला कोट और काले रंग का ही गाउन पहनने से छूट मिल सकती है और उन्हें काली या सफेद पैंट, सफेद शर्ट और सफेद रंग का नेक बैंड पहनकर ही मुकदमों की सुनवाई और बहस करने की इजाजत दी जा सकती है, क्योंकि चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने माना कि काला कोट और गाउन पहनने से कोरोना वायरस की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि अभी नया ड्रेस कोड लागू नहीं किया गया है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिन मामलों की सुनवाई की गई उनमें जज और वकील कोट और गाउन के पहने बिना ही शामिल हुए, जबकि न्यायपालिका के लिए तय दिशा निर्देशों के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और वकील सफेद या काली पैंट, सफेद शर्ट, काला कोट, काला गाउन और नेक बैंड लगाकर ही मुकदमों की सुनवाई करते हैं। यहां तक कि महिला वकीलों और जजों को भी काली या सफेद रंग की साड़ी या सलवार सूट के साथ काला कोट और गाउन पहनने और नेक बैंड लगाने का नियम है, जबकि निचली अदालत में वकील गाउन नहीं पहनते और उन्हें नेक बैंड की जगह काले रंग की टाई लगाने की छूट है। गुजरात के अहमदाबाद से पैदल ही अपने गांव लौट रहे मजदूरों को कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने जूते बांटकर उनकी मदद की। यूपी के अंबेडकर नगर के रहने वाले ये मजदूर लॉकडाउन की वजह से अहमदाबाद में ही फंस गए थे, जो इस चिलचिलाती धूप में पैदल ही अपने गांव के लिए निकल पड़े। मजदूरों का यह जत्था जैसे ही राजस्थान के कोटा पहुंचा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें जूते दिए ताकि आगे के सफर में चलने के दौरान उन्हें कोई दिक्कत न हो। जूते नहीं है, दुकानें खुली हुई नहीं है, खरीद कहीं सकते नहीं है। बेचारे क्या कर रहे हैं, बोतलें तोड़ के बोतलों को पैर में बांधे हुए हैं, कहीं नंगे पैर चल रहे हैं। कई दिनों के सफर के बाद कोटा पहुंचे ये मजदूर नए जूते मिलने के बाद काफी खुश दिखे।